केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं सीधे उनके पास चलता हूं। सर, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूं। सबसे पहला और स्वाभाविक सवाल, वॉल्टेयर एक थिंकर हुए जिन्होंने कहा कि कॉमन थिंग्स आर वेरी अनकॉमन। तो मैं एक गांव के लड़के की तरह आपसे सवाल करूंगा और आपको मैं बहुत आदरणीय मानता हूं, क्योंकि भारतीय राजनीति में आप जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति मैंने नहीं देखा अभी तक, बातचीत करके भी अनुभव नहीं किया मैंने। बहुत धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद। पहला सीधा सा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास था वो बहुत गहरा आत्मविश्वास था, बड़ा आत्मविश्वास था, लेकिन वो आत्मविश्वास एग्जिट पोल के रिजल्ट के अनुरूप आंकड़ों में परिवर्तित नहीं हुआ। कहां कमी रह गई आपकी नज़र से? देखिए उपेंद्र जी, ये बहुत जल्दी में किया गया सवाल है जी। एनडीए की भी बैठक होगी और भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी जिसमें चिंतन किया जाएगा जी। और कोई एक वजह नहीं होती है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का भी निवासी हूँ और बिहारी भी हूँ जी। तो उत्तर प्रदेश में मैं ये मानता हूँ, कभी मुलायम सिंह जी के साथ भी मैंने काम किया है। जी। तो जो वीपी सिंह जी कहते थे कि बूथ केमिस्ट्री अगर मजबूत होगी तो चुनाव जीतने में आसानी होगी। अब आप देखिए पूर्वांचल में और अवध में भी लल्लू सिंह जी का हारना कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रारंभिक जो चुनावी उद्घोष था वो अयोध्या था। बिल्कुल था। और जब हम अयोध्या में हारते हैं तो बहुत चिंतन की आवश्यकता होती है। एक एकेडमिक सवाल आपसे करता हूं, वो सवाल मुझे लगता है कि आपसे ही किया जाना चाहिए। जैसे जी, कहा जाए, अगर 27% ओबीसी के लिए आरक्षण बीपी सिंह जी ने किया, बीपी सिंह जी को ओबीसी लोगों को अपना भगवान मानना चाहिए, लेकिन अगर आज बीपी सिंह जी जिंदा होते तो क्या आप मानते हैं कि ओबीसी का कोई आदमी बीपी सिंह को भगवान मानता या उनके आह्वान पर कोई वोट देता? अभी भी जातियों की जो पकड़ है, या देश के 75 साल की आज़ादी पूरा होने के बाद जाति जितना गहरे से रगों में उतरी हुई है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? हमारे विकास के लिए, जैसे दुनिया की जितनी बड़ी डेमोक्रेसी है वहाँ आप जाके देखिए, अमेरिका हो, यूरोप हो या साउथ अमेरिका हो, वहाँ पे लोग दूसरे लेवल पे विकसित हो चुके हैं। वहाँ पे लोग एक नेता को चुनते हैं, फेस वैल्यू पे वोट देते हैं, उसके मुद्दे एजेंडे के साथ अलाइन होते हैं और रूथलेसली वोट करते हैं और वो सरकार चलती है। लेकिन आज जब बहुजन समाज पार्टी में मायावती ने सरकार बनाया तो उनको एक ब्राह्मण फेस के लिए सतीश मिश्रा जी को लेना पड़ा। सतीश मिश्रा जी का कोई ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये हम सभी जानते हैं। हालांकि वो हमारे अच्छे शुभचिंतक हैं, लेकिन जो फैक्ट की बात होनी चाहिए, तो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए मायावती को एक ब्राह्मण चेहरा उतारना पड़ा। अब मान लीजिए बीपी सिंह जी होते और बीपी सिंह जी आह्वान करते, तो भी अगर निषाद पार्टी है तो उसके नेता निषाद जी हैं, राजभर पार्टी है तो उसके नेता राजभर जी हैं, यादव पार्टी है तो उसके नेता लालू प्रसाद यादव जी बिहार में, अखिलेश जी यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं। क्यों जातियों से अभी तक हम ऊपर नहीं उठ पाए? चुनाव आता है तो जातियों का भूत जो है सर पे और पूरे माहौल में आके पूरी तरह से छा जाता है। यहाँ तक कि प्रबुद्ध लोगों ने भी जातीय जनगणना की बात करने लगी। इस पर मैं आपका एक एकेडमिक उत्तर चाहूँगा कि देश मैंने 247 में हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, लेकिन अभी हम आज 224 में जातियों का कलेक्शन करके, जातीय जनगणना करके, जातीय कैंडिडेट को उठा के पावर पॉलिटिक्स को बीच में ले आके चुनाव लड़ना चाहते हैं। जाति से हम ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं सर? क्योंकि जाति सच्चाई है। भारतीय समाज की सबसे क्रूर सच्चाई जाति है। आचार्य नरेंद्र देव जी थे जी, 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति थे। बीएचयू के शायद आपने विद्या प्राप्त की होगी वहाँ पे, और लखनऊ विश्वविद्यालय के, और वो अयोध्या के अंदर जाकर के चुनाव हार गए क्योंकि उनकी जात नहीं थी। और डॉक्टर लोहिया ने भी कहा कि ये लड़ाई जात की नहीं जमात की है, जिसका आपने जिक्र किया था। मंडल कोई एक जाति नहीं थी। और एक और कटु सत्य आपको बताऊं आपकी बात को मजबूत करने के लिए जी, मंडल लगाने के बाद अनएक्सपेक्टेड सिंपैथी हो गई थी बिहार में लालू यादव जी के लिए। आपको ताज्जुब होगा कि 91 के चुनाव में भी लालू प्रसाद जी ने उनसे कैंपेन नहीं कराया। उसने कहा पिछड़ों के नेता तो हम ही ना हैं, आपकी कोनो जरूरत नहीं है। तो वीपी सिंह जी ने कैंपेन नहीं किया।
लेकिन कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार और कुछ हद तक मुलायम सिंह यादव जी ये जमात की राजनीति करते थे, और उसी का नतीजा आप मेरी बात मानिए, पूरे पूर्वांचल में पीडीए ने काम किया है। आज यादव ज्यादा नहीं लड़े, कुल 5 यादव हैं यूपी में और 11 कुर्मी हैं। कुर्मी संख्या में यादवों से कम है, नंबर 1। नंबर 2, 15 उम्मीदवार सोशल इंजीनियरिंग के बसपा से लेकर के अखिलेश यादव ने लड़ाए हैं। कुशवाहा को कोई जरूरत नहीं थी वहां लड़ाने की, आपके पड़ोस में गाजीपुर के में उन्होंने लड़ाया। सनातन पांडे को उन्होंने जाके लड़ा दिया सोशल इंजीनियरिंग के तहत। तो ये आज जब विधानसभा में इतना अच्छा बहुमत मिला, उसके बावजूद भी इनको लड़ाया। तो सोशल इंजीनियरिंग तो परफेक्ट हुई ना। बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग कहीं परफेक्ट हुई। बिंद को लड़ाया। अब सवाल ये उठता है कि बेशक एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर गया है, हमारी स्क्रीन पे 295 दिख रहा है और लगभग देश के जितने 10 राष्ट्रीय चैनल है यही आंकड़ा दिख रहा है। कोई 299 पे है, कोई 300 पे है, कोई 296, मतलब 294 से 300 के बीच एनडीए खड़ी दिखाई दे रही है। और इंडिया अलायंस 230 पे खड़ा दिखाई दे रहा है, अदर्स 18 पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी अगर इंडिया अलायंस की तरफ हाथ बढ़ाती हैं, और जिस तरीके से हमारे यहाँ जातियों का एक जाति जो है क्रूर सच्चाई है, उस तरीके से भारतीय राजनीति में मौका परस्ती भी क्रूर सच्चाई है। अगर मौका परस्ती की तरफ कोई बढ़ता है तो क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदों को झटका लग सकता है या कोई जोड़ तोड़ हो सकती है? उपेंद्र जी, एक जो 230 का नंबर है जी, इसमें ममता दीदी के नंबर भी शामिल है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जी, ममता दीदी को मिलाकर के 230 हुए हैं जी, और 295 एनडीए है जिसके हम घटक दल हैं। और मुझसे सुबह से आधा दर्जन से ज़्यादा गंभीर पत्रकार पूछ चुके हैं कि हम क्या करेंगे। जी, तो आपके चैनल पे मैं इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। कांग्रेस के कुछ नेता, उनकी मित्र पार्टियां जरूर संपर्क करने का प्रयास कर रही हैं। कल ही नीतीश कुमार जी मिलके गए हैं प्रधानमंत्री से, फ़ोन पे उन्होंने चर्चा की है अमित शाह जी से, बाद में वो हम लोगों के साथ भी मिले हैं। हमारे दाएं बाएं होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। एनडीए बहुमत में है, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके वो नेता हैं। लिहाजा श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कोई रुकावट नहीं। बिल्कुल, वो साफ साफ दिख रहा है। और जिस आत्मविश्वास से वो अपने कार्यकर्ताओं को और देश को संबोधित करने वाले हैं, वो अपने उसी पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं और एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, वैसे बयान भी आ रहे हैं। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जो उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव जी ने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को पकड़ा और उसको पकड़ने के बाद वहाँ पे जो ये रिजल्ट निकल के सामने आया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में या भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वे सारे लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाए? और एक उम्मीद ये जताई जा रही थी कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी ज़मीन नहीं खोने जा रही है, वहाँ 18 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी, बाद में बाबुल सुप्रियो और अर्जुन सिंह जी चले गए थे वापस टीएमसी में, फिर भी 16 सीटें थीं। तो जो पहले से चीज़ें आ रही थीं, एग्जिट पोल में वो सारा जो सीटें जहाँ जहाँ से कम होती हुई दिखाई दे रही थी, एग्जिट पोल ने उसे मेकओवर करके पूरा कर दिया कि भाई बीजेपी अकेले 303 का, प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति भी कह रहा था कि 303 सीट बीजेपी अकेले लेके आएगी। यहाँ तक कि मुझे भी ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 300 सीटों के आसपास रहेगी। 25 तारीख को जब मैं जीके 1 में वोट दे के निकला तो मेरे ही एक संवाददाता ने कैमरे पे पूछा, जो टेलीकास्ट भी हुआ, कि बीजेपी कितनी सीटों पे आएगी? मैंने कहा लगभग 300। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के कारण ये जो झटका लगा है, या पश्चिम बंगाल में पार्टी ने कम मेहनत की, या कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस से भर गई थी कि भाई हम जिसको खड़ा करेंगे वो जीत के आएगा? आपका क्या आकलन कहता है सर? देखिए, उत्तर प्रदेश को और पश्चिमी बंगाल को अलग अलग कीजिए जी। पश्चिमी बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो सब नेशनलिज्म की है जी। वो राष्ट्रवाद के मुकाबले में उपराष्ट्रवाद को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वो आपके किसी भगवान के मुकाबले में काली देवी को ज़्यादा बड़ी अपनी आराध्य मानते हैं। वो साहित्य के क्षेत्र में
ठाकुर साहब से बड़ा किसी को नहीं मानते, भद्रलोक के लोगों में वो ज्योति बाबू से बड़ा किसी को नहीं मानते, नेताओं में सुभाष बाबू से बड़ा किसी को नहीं मानते। सर बीच में रोक रहे हैं, छोटी सी खबर है, प्रधानमंत्री 1,52,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव जीते 1,52,000 वोटों से, तीसरी बार लगातार पीएम मोदी चुनाव जीत चुके हैं। जी सर, आपने कहा कि वेस्ट बंगाल को, उत्तर प्रदेश को अलग अलग करिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। रहा उत्तर प्रदेश का, मैं आपसे एग्री करता हूं, जो आपका उत्तर प्रदेश का सवाल था लेकर के, जी, उत्तर प्रदेश को लेकर के पार्टी अति उत्साह में थी। आप चूंकि पूर्वांचल से आते हैं जी, वहां पर कुर्मी और गैर कुर्मी, गैर यादव बैकवर्ड की बड़ी भारी तादाद है। तो जिस तरह का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन वर्गों को, इन समूहों को देना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं ना कहीं चूक कर गई और उसमें ये बाजी मार के ले गए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। उन्होंने उन वर्गों की हिस्सेदारी की। आप खाली राजभर की एक पार्टी बना करके, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, आप चौहान की एक पार्टी बना करके, आप निषाद की एक पार्टी बना करके, जो उनकी वर्ग चेतना थी, जो उनकी क्लास कॉन्शियसनेस थी, जो उनकी जमात का कंसेप्ट था, उसको तो तोड़ने में आप कामयाब हो गए। लेकिन उनके जरिए पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर करा देंगे पिछड़ों का, उसमें असफल रहे। इसलिए जात नहीं, जमात, एक कास्ट नहीं, पूरा पिछड़ा, उस कंसेप्ट को आप निषाद के जरिए, चौहान के जरिए, अब चौहान 6 महीने पहले ही 58,000 वोटों से हारे थे। बिल्कुल बिल्कुल हारे फिर भी आप वहां पर उसी राजनीति में लगे रहे, गुना भाग में। एक और बड़ा महत्वपूर्ण उसी सवाल का है, नतीजा है। आज शेयर बाजार ने बड़ा मतलब इरेशनल तरीके से, बड़ा इरेटिक तरीके से रिएक्ट किया है और बहुत ही हिस्टोरिकल मतलब गिरावट देखने को मिली है। ये इंडिया गठबंधन के आगे बढ़ने के कारण है या प्रधानमंत्री की उम्मीद से ज़्यादा सीटों के कम आने के कारण? यानी शेयर बाजार प्रधानमंत्री से ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए था, इस कारण से लगता है गिरावट आई। आप क्या मानते हैं कि शेयर बाजार जल्दी इस आंकड़े को रिकवर कर लेगा उनके ओथ लेने के बाद, या ये हिस्टोरिकल फिगर गिरावट का दर्ज रहेगा लंबे समय तक? उपेंद्र जी, मैं तो गांव से आता हूं सर, जहां का शेयर बाजार परमानेंट ही लुढ़का रहता है। हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट कब आते हैं जब हमारी फसलों के हमें उचित दाम मिलते हों, जब किसान के इस्तेमाल की चीज़ों में कटौती होती हो। लिहाजा शेयर बाजार की उतार चढ़ाव का मेरे गांव की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये जो बड़े बड़े घराने हैं, अब 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, ये तो हमारे लिए कल्पना की बात है जी। हम तो 15-20 गांव के लोग गिनेंगे तो भी कई दिन में इतने पैसे गिने जाएंगे। लिहाजा शेयर बाजार के बारे में हमारे अनुभव ना के बराबर हैं। हाँ, गेहूं का आयात होगा, ये मेरे लिए इससे भी बुरी खबर है। जो किसान दौलत पैदा करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं, उनके देश में भी बाहर से गेहूं मंगाया जा रहा है, ये मेरे लिए अफसोसजनक है। ये शेयर बाजार से बड़ी घटना है। बात गांव और किसानों की चली तो प्रधानमंत्री मोदी ने गांव में जो लोगों को पक्के घर दिए, शौचालय दिए, जो उनको राशन फ्री में दिया, गांव के लिए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और मुझे लगता है गांव से भारतीय जनता पार्टी को रीजनेबल अच्छा सहयोग मिलता भी रहा है। लेकिन किसानों के आंदोलन पे जिस तरीके की सहजता और जिस तरीके की स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी को या नेतृत्व को दिखानी चाहिए थी, उसमें थोड़ा सा जो है असहजता दिखी। आप क्या कारण मानते हैं इसका? आंदोलन से ही पार्टी असहज हो जाती है या नेतृत्व असहज हो जाता है, प्रधानमंत्री असहज हो जाते हैं, या उनको ठीक से फीडबैक नहीं दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने कानून वापस तो लिए लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लग गया, बहुत सारे किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, फिर से दोबारा आंदोलन चालू हुआ और फिर जो है एक तरीके से पूरे रोड ब्लॉक कर दिए गए, किसानों को आने से रोक दिया गया। आने दिया जाता, सहज भाव से उनसे वार्ता इस्टेब्लिश की जाती, लेकिन कहीं ना कहीं ये असहजता क्यों दिखाई देती है किसानों के साथ? उपेंद्र जी, किसी संपादक के द्वारा उनके मुख से पहली बार मुझे किसानों के कष्ट के बारे में सुनने का मौका मिला है। अदरवाइज दिल्ली का मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो,
वो इन आंदोलनों को बुरी नज़रों से देखते हैं। दिल्ली हम लोगों के लिए बनी नहीं है, ऐसा करके यहाँ का संभ्रांत लोग मानते हैं। मैं तो आज ऐसा की बिल्कुल नहीं तारीख मानता में- सर। मैं तो खुद किसान परिवार का लड़का हूं। मैं जानता हूं, मैंने खेतों में कटिया किया है, बुआई की है, हल चलाया है, तो मुझे इसकी समझ है। इसलिए आपने सवाल भी पूछा है मुझसे। मैं कहना चाहता हूं कि इस समय इतना उत्पादन किसानों ने किया है कि दुनिया के नंबर 1 के हम गेहूं उत्पादक हैं, नंबर 1 के हम चीनी उत्पादक हैं, नंबर 2 के हम चावल उत्पादक हैं। और 1947 से 1952 तक आपकी ये परिस्थिति थी कि बंदरगाह पे आपकी निगाह रहती थी कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा से गेहूं आएगा तो अगले दिन खाएंगे, वरना बगैर खाए भी रह सकते हैं। तो ये दौलत पैदा की हमने मेहनत मशक्क़त करके। हमारे परिवार की महिलाएं भी उसमें लगी रहती हैं, लेकिन 1.5 साल तक हमारा दिल दुखाने का काम हो गया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री का कि उन्होंने अपने विवेक का सदुपयोग करके ये तो वापस लिए जो तीनों थे, लेकिन जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम नहीं। हालांकि मैं चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में रहा हूं, वो लाभकारी मूल्य चाहते थे, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं चाहते थे। लेकिन मैं बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से आपसे भी पूछता हूं, ग्रामीण संवेदना का संवाहक होने के नाते, क्या जो बाजार में MRP है उससे 1 नए पैसे कम पे कोई चीज बिकती है? क्या नहीं बिकती है, फैक्ट्री के प्रोडक्शन की। नहीं तो फिर बिकती। हमारी जो MSP है, जो हमारी MSP है, उससे कम पे क्यों मिले? क्यों ना एक कानून ऐसा बने कि MRP पर कम नहीं देंगे तो MSP पर भी कम नहीं देंगे, और MSP पर खरीदने वाले पर जुर्माना होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल ये हो गांव सकता है। और मुझे शहर तो के बीच की मुझे तो जो- लगता है कि जो कमेटी बने, प्रधानमंत्री जी अगली बार जो कमेटी बनाए उसमें आपको एक तरीके से प्रमुख वार्ताकार के रूप में, प्रमुख रणनीतिकार के रूप में आप जैसे व्यक्तियों को रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से गहरे बातों को सहज और सरल तरीके से रखने का हुनर रखते हैं, उन लोगों की बात वाकई जनता के बीच में और नेतृत्व के बीच में बहुत रोल अदा कर सकती है, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। आपने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन एक आध सवाल आपसे और पूछता हूं। साउथ में प्रधानमंत्री ने बड़ी मेहनत की, भारत के जो है सदर्न पार्ट में प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मेहनत की, बहुत जोर लगाया, तो उसका रिजल्ट तो निकल के आया कि जो है केरला में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिख रही थी। अभी ताज़ा रुझान मैंने स्क्रीन पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जरूर वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का साउथ में बढ़ता हुआ खूब आसानी से दिख रहा है। लेकिन वो जितना सीटों के रूप में तब्दील होना चाहिए, जैसे कर्नाटका में 2019 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इस बार कर्नाटका में भी सीट कम हुई है। हाँ, आंध्रा में, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ है, लेकिन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री को उम्मीद थी कि वहाँ भी हमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। ये ज़रूर है कि हिमाचल में, गोवा में और क्या बोलते हैं उत्तराखंड में और दिल्ली में पूरी बटी पूरी सीटें लगभग मिली हैं, लेकिन गोवा में शायद 1 सीट कांग्रेस को गई है और 1 सीट बीजेपी को गई है। जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्यों में आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मान लीजिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 की तरह पूरी की पूरी सीटों पर कब्जा जमाया है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जब 3 नए मुख्यमंत्री बने पुराने नेताओं को दरकिनार करके, जो वेटरन लीडर थे, तो ये सुनने में आया कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी असंतोष है, जो असंतोष था भी। राजस्थान में तो वो नुकसान दिख गया, छत्तीसगढ़ में लगभग नुकसान नहीं है ये कह सकते हैं, क्योंकि 1-2 सीटें ही वहाँ कांग्रेस पाती हुई दिख रही है, लेकिन राजस्थान में 50-50 के आंकड़े के आसपास है, और मध्य प्रदेश में 29 आउट ऑफ 29 भारतीय जनता पार्टी ले गई है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के काफ़ी वेटरन बड़े बड़े लीडर हैं। अभी देख रहा था दिग्विजय सिंह जी पीछे चल रहे थे, कमलनाथ जी खुद अपने आप में शक्तिशाली नेता हैं, उनके बेटे नकुलनाथ पीछे चल रहे थे। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ये कमाल कैसे हुआ और बाकी जगहों पर ये कमाल क्यों नहीं हो पाया? उपेंद्र जी, आपके 2 सवाल हो गए। जी, 2 सवाल हो गए। एक तो दक्षिण में वोट बढ़ी लेकिन सीट नहीं मिली, जीत नहीं मिली उस तरह से। तो एक तो दक्षिण के राज्यों को अलग अलग कीजिए। तमिलनाडु में जो द्रविड़ मूवमेंट है वो आपके सनातन के खिलाफ है लंबे समय से। ना वो राम को मानते हैं, ना कृष्ण को मानते हैं, ना शिव को मानते हैं। उनकी सामाजिक और धार्मिक परंपराएं आपके विरुद्ध हैं। वो आप लोगों को हमलावर मानते हैं, आक्रामक मानते हैं।
और अपने आप को यहाँ का मूल निवासी मानते हैं, और 67 तक वो लोग पृथक तमिल की कल्पना भी करते रहे और उसके लिए संघर्षरत भी रहे। ये तो अच्छा हुआ करुणानिधि के आने के बाद वो भारतीय राजनीति के अंग बने, और अब ऐसा कोई आंदोलन वहाँ पे नहीं है। वो हिंदी थोपे जाने के खिलाफ भी 2-2 साल तक आंदोलन चलाते रहे। इसलिए तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के लिए या जनसंघ के लिए कभी भी फर्टाइल लैंड नहीं रही, नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिस्ट मूवमेंट की जो जड़ें हैं जितनी केरला में स्ट्रॉन्ग हैं, देश में कहीं नहीं है। बिल्कुल। पश्चिमी बंगाल में 30 साल तक राज करने के बाद भी ज्योति बाबू सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन वहाँ पर कम्युनिस्टों का विकल्प सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल और वर्सेस कांग्रेस रहा। तो कांग्रेस के लिए तो स्थान रहता है वहाँ पर। एक बार वहाँ जनसंघ के एमपी बीजेपी के जीते थे मेरे साथ। जो आपने राजस्थान का कहा है, मैं अब भी ये मानता हूँ जिम्मेदारी के साथ, और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किसान आंदोलन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली देहात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बड़े हिस्से में जो श्री गंगानगर की तरफ है उस इलाके में था, जिसको आप जाट बेल्ट भी बोलते हो। तो बराबर सीटें आ जाना ये बहुत आश्चर्यजनक है। और ये कांग्रेस पार्टी किसी जमाने में जाटों की पार्टी हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों की, राजे रजवाड़ों की पार्टी होती थी। तो उसी परंपरा में उनको सहज लगा कांग्रेस के साथ वोट करना। मध्य प्रदेश भारतीय जनसंघ का संस्थापक प्रदेश रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे जी जब पहले स्वयंसेवक बन के आए थे, उन्होंने वहीं से काम किया था जहां से 9 लाख से आज जीते हैं शिवराज सिंह जी, विदिशा से। तो वहां जनसंघ की और संघ की जड़ें, राजस्थान में जैसे जातीय समीकरणों को ध्यान करके जनसंघ का हुआ। भैरव सिंह शेखावत को भी बहुत सारे लोग जनसंघी नहीं मानते थे। जिस तरह के उनके उठने बैठने भाषा थी, वो चंद्रशेखर जी के, शरद पवार के ज्यादा करीबी लगते थे लोगों को। बिल्कुल। तो वहां पे जात के आधार पे नहीं, वहां पे संघ के प्रभाव की वजह से भाजपा बड़ी हुई। इसका कारण है कि आज भी उन पे असर नहीं पड़ा। एक और सवाल बनता है इस बार। 2 सवाल के बाद मैं आपसे जरूर चाहूँगा कि हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस बार आरएसएस की कुछ भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी रही और ये मीडिया में भी काफ़ी वाइडली रिपोर्ट किया गया। इवन प्रिंट के अखबारों ने तो जो संडे के गपशप कॉलम होते हैं उसमें खूब छापा। आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा। संघ और भारतीय जनता पार्टी के नाराजगी का सैद्धांतिक कारण क्या रहा, समझ नहीं आया मुझे। नहीं, वो मेरी सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उनका मातृ संगठन आरएसएस है। तो ऐसे बारीक सवालों पर मैं सार्वजनिक तौर से टिप्पणी करने से खुद को अलग रखना चाहूँगा। निजी बातचीत में किस दिन बैठेंगे तो हम चर्चा करेंगे, जरूर व्यक्तिगत चर्चा करेंगे। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी जब 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे तो उनका बड़ा मजाक उड़ाया गया सोशल मीडिया पे, इवन पत्रकारों के द्वारा भी उनका नाम पलटू राम रख दिया गया। आप नीतीश कुमार जी के साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ भाव से, पूरे मनोयोग से उनके साथ आपने अपना समय बिताया है। नीतीश कुमार जी जो है, दोबारा अगर जाना था लालू यादव के साथ तो बीजेपी के ही साथ क्यों नहीं रहे, लालू यादव के साथ क्यों गए, वो इस पर तो आप जरूर बता सकते हैं। और इस बार ये था कि नीतीश कुमार को बहुत अच्छी सीटें नहीं आएगी, भले एनडीए के गठबंधन में वो गए हैं, लेकिन काफ़ी मार्जिनली अच्छी सीट बिहार में नीतीश कुमार जी लेके आ गए हैं। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का आधार क्या था, लालू यादव के साथ निकल के तुरंत बीजेपी में फिर वापस आ गए, और लालू यादव के साथ फिर गए क्यों थे, बीजेपी से क्या मतभेद हुआ था उस टाइम, अगर आप बता सके तो बताएं मेरे दर्शकों को। ये भी वही सवाल है उपेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी मित्र पार्टी है जी, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। कल से फिर उनके साथ काम करेंगे। फिर जो प्रचार प्रसार है वो आपके चैनल से मैं ज़रूर उस पर विराम लगाना चाहता हूँ कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। एनडीए के सर्वमान्य नेता मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, उसको हमारा समर्थन होगा। और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में जनता दल यू को चाहेंगे तो पूर्व की भांति जेडीयू उसका हिस्सा बनने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। बाकी ऑन रिकॉर्ड उस पर मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत आभार सर।